कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रियांश बेचैनी से टहल रहा था केबिन में। आज आरव ने काम्या को रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाने को बोला था, जो उसके हॉस्पिटल में बाहर से आए थे। काम्या भी हॉस्पिटल गई थी। क्या करूं, आरव को कॉल करूं क्या? लेकिन वो बिजी होगा। उसने कहा भी तो था कि मुझे बताएगा खुद ही कॉल करके। जाने क्या होगा। एक उम्मीद सी लग रही है कि काश अच्छी न्यूज़ ही मिल जाए। गॉड जी, आपने बहुत कुछ छीना है इस ज़िंदगी में मुझसे, लेकिन आज पहली बार आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ वो दे दीजिए। अमन ने कॉल करके कहा, सर इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स आ गए हैं, तो आप उनका इंटरव्यू। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो बोल उठा, तुम देख लो, मुझे कुछ काम है तो अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। अमन बोला, ओके सर। बोल उसने फ़ोन काट दिया। वो अभी अभी यही सोच रहा था कि अभी हॉस्पिटल जाए या ना जाए कि उसके पास किसी क्लाइंट का कॉल आ गया, तो वो उसमें बिज़ी हो गया। करीब 1 घंटे बाद फ्री होने पर वो अपने केबिन से बाहर निकला और पार्किंग एरिया में आ गया तो उसे नमन दिखा, जो कि बहुत ही परेशान और दुखी दिख रहा था। रियांश ने जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसकी नज़र उस पर गई। नमस्ते जीजू, वो बोला। रियांश उसे गले लगाकर बोला, तुम यहाँ? नमन बोला, जी वो इंटरव्यू के लिए आया था लेकिन जॉब नहीं लगी। पर आप यहाँ कैसे? रियांश बोला, ये मेरी ही कंपनी है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ अपने। रियांश के बोलने पर नमन ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसके सामने कर दिए। रियांश उन्हें देखने के बाद कुछ सोचता हुआ बोला, कल से आ जाना, लेकिन तुम्हारे पास 10 दिन का टाइम है। अगर तुमने काम सही से किया तो जॉब पक्की। थैंक यू सो मच। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, नमन ने खुश होकर कहा तो रियांश उसका कंधा थपथपाते हुए निकल गया, क्योंकि ड्राइवर गाड़ी निकाल चुका था। हॉस्पिटल में डॉक्टर आरव का केबिन। रियांश और आरव आमने सामने की चेयर पर बैठे थे। आरव का भावहीन चेहरा रियांश की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफ़ी था। रियांश बोला, रिपोर्ट्स दिखाई डॉक्टर को? क्या कहा उन्होंने? आरव बोला, वो डॉक्टर, उनका कहना है कि काम्या, मेरा मतलब। उसे ऐसे बोलता देख रियांश ने आंखें बंद कर ली और उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला, इट्स ओके, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बस तुम्हारी ज़िद के चक्कर में मैं मान गया था। पर अब ये काम्या को मत बताना कि वो। अरे यार, पूरी बात तो सुन लो पहले। कल वो काम्या का चेकअप करेंगी और रिपोर्ट्स देख उन्होंने बोला कि वो कंसीव कर सकती है। बस कुछ मेडिसिन और वो जो बोलेंगी वही सब फॉलो करना होगा। आरव अपनी चेयर से उठते हुए उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला तो रियांश को विश्वास ही नहीं हुआ। तुम सच बोल रहे हो ना? वो अविश्वास से बोला, जिस पर आरव ने उसे गले लगाते हुए कहा, जानता हूँ ये खुशी तुम दोनों के लिए कितनी बड़ी है, तो इस बात पर कभी मजाक नहीं कर सकता। एकदम सच बोल रहा हूँ। और काम्या को भी बता देना, कल तुम भी आ जाना, कुछ चेकअप होने हैं। साथ रहोगे तो उसे हिम्मत मिलेगी। थैंक यू सो मच, वो धीरे से बोला तो आरव मुस्कुरा दिया। रियांश और काम्या घर आए। पूरे रास्ते वो बस गुनगुना रहा था। चेहरे पर लंबी मुस्कान थी जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन काम्या के पूछने पर वो बस यही बोलता, थोड़ा सा वेट कर लो जान। अब तो आ गए ना, बताइए क्या बात है? काम्या ने रूम में पहुंचते ही कहा। लेकिन कमरे पर नज़र पड़ते ही उसके आंखों में आंसू भर आए। बेड पर छोटे छोटे बच्चों के खिलौने और कुछ टेडी बियर रखे थे। रियांश ने रूम का डोर बंद करके उसे पीछे से ही बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर ठुड्डी टिकाते हुए बोला, यही है मेरी खुशी की वजह। पसंद आया? ये सब किसके लिए? कहीं आप किसी दूसरी लेडी? मैं माँ नहीं बन सकती तो आप दूसरी? वो टूटे फूटे शब्दों में बोल रही थी, जिसे सुन रियांश का मन हुआ अपना सिर दीवार से लड़ा ले। लेकिन उसे गोद में उठाते हुए बेड पर बैठा कर वो उसकी गोद में सिर रख कर बोला, जान, ये हमारे बच्चे के आने की खुशी में है। हाँ, अभी नहीं, कभी तो आएगा ना। और एक गुड न्यूज़ ये है कि तुम मम्मा बन सकती हो, बस थोड़ा सा ट्रीटमेंट डॉक्टर करेंगे। फिर शरारत से उसे देखते हुए, बाकी का मैं। काम्या की आंखों में भरे आंसू बह निकले और उसके पास रखा बड़ा वाला टेडी उठा सीने से लगा लिया और उसे बार बार चूमे जा रही थी। वो इतनी खुश थी, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो सारे खिलौने डॉल्स को रोते हुए छू रही थी।
जिसे देख रियांश की आंखों में भी नमी आ गई। काम्या का चेहरा हाथों में भर वो अंगूठे से उसके आंसू साफ करता हुआ बोला, बस अब ये रोना धोना बंद, हमारी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, एक छोटा सा हमारा परिवार, हम और हमारे बच्चे। काम्या ने हाँ में सिर हिलाया और उसके सीने से लग गई। रियांश भी उसकी हालत समझ रहा था तो वो हौले हौले उसके बालों को सहला रहा था। विभा जी घर के मंदिर में पूजा कर रही थी कि तान्या की आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। पापा कहकर वो जोर से चिल्लाई थी। काम्या, रियांश, नैतिक, दादू दादी सब उस ओर भागे जहाँ वो थी। नरेंद्र जी सीढ़ियों से गिरकर बेहोश पड़े थे, उनके सिर से खून निकल रहा था और तान्या उन्हें आवाज़ दे रही थी। चाचा जी कहकर रियांश भी दौड़ता हुआ आया। आप लोग हटिए, पहले मैं देखती हूँ क्या हुआ है, कहकर काम्या उनकी नब्ज चेक करने लगी। हॉस्पिटल ले चलिए अभी के अभी, खून बहुत ज़्यादा निकल रहा है, काम्या ने घबराहट में कहा। तो नैतिक और रियांश ने जल्दी से उन्हें गाड़ी में ले जाकर बैठाया। नैतिक बोला, तान्या तुम दादी के साथ यहीं रुको, मैं काम्या रियांश निकलते हैं। विभा जी बोली, मैं भी चलूँगी। पर माँ, नैतिक ने कहना चाहा कि रियांश बोला, बैठिए जल्दी, अभी हॉस्पिटल पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। उनके साथ ही दूसरी गाड़ी में दादू बैठ गए। हॉस्पिटल, काम्या उन्हें अपने हॉस्पिटल ही ले गई थी, डॉक्टर प्रशांत के साथ, वो भी अंदर ही थी। कुछ देर बाद वो बाहर निकले। क्या हुआ है उन्हें, विभा जी ने उनके बाहर आते ही पूछा। ब्लड काफ़ी बह गया है तो वो चढ़ाना होगा पहले, काम्या ने कहा। डॉक्टर प्रशांत बोले, डॉक्टर काम्या, हमारे हॉस्पिटल में ओ नेगेटिव ब्लड नहीं है और बहुत जल्दी हमें इंतज़ाम करना होगा, जो कि इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। आप में से किसी का है? मेरा ब्लड ग्रुप सेम है डॉक्टर, आपको जितना भी चाहिए ले लीजिए, लेकिन चाचा जी को बचा लीजिए, रियांश ने कहा। तो विभा जी ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। चाची क्या कर रही हैं आप, रोइए नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो उनका हाथ नीचे करके बोला। पहले दूसरे ब्लड बैंक में पता कर लेते हैं, काम्या ने कहा। तो रियांश उसे घूरने लगा। उसने नज़रें झुका ली। डॉक्टर चलिए मैं निकलवाता हूँ ब्लड, उसने कहा। तो डॉक्टर ने उसे एक नर्स के साथ भेज दिया। कुछ ही देर में ब्लड उन्हें चढ़ाया जाने लगा और साथ ही इलाज भी शुरू हो गया था। कुछ देर बाद डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि वो खतरे से बाहर हैं, 1 घंटे बाद मिल सकते हैं। तो सबने चैन की सांस ली। इधर रियांश बेहोश था, इतना ब्लड निकलवाने से उसे चक्कर आ गया था। नैतिक उसके पास ही बैठा था। काम्या रिपोर्ट्स देखकर बिल्कुल शॉक थी। दादू, विभा जी दोनों आईसीयू के बाहर खड़े थे। दादू, आपसे कुछ बात करनी है, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलेंगे, काम्या ने कहा। तो वो हाँ बोल उसके साथ उसके केबिन में आ गए। दादू वहाँ पहुँचते ही बोले, ऐसी क्या बात है बहू जो एकांत में करनी है, सब ठीक तो है ना? नरेन, वो ठीक तो है ना? हाँ वो बिल्कुल ठीक है दादू, जो पूछने जा रही हूँ प्लीज़ आप उसका जवाब एकदम सही ही देना, काम्या ने कहा। तो उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। काम्या बोली, नैतिक भैया का कोई और भाई भी था क्या? काम्या का सवाल सुन वो चौंके और उसे देखने लगे। काम्या की आंखों में सब जानने का उतावलापन और कुछ डर साफ दिखाई दे रहा था। दादू बोले, हाँ, नरेन और विभा का एक और बेटा था, नैतिक से 1 साल का छोटा। काम्या बोली, और अब वो कहाँ है? दादू बोले, वो तो जब पैदा हुआ था उसी के दूसरे दिन ही विभा जिस हॉस्पिटल में ली थी वहाँ आग लग गई थी और भगदड़ में हम उसे नहीं बचा पाए, उसका कोई पता ही नहीं चला कि वो बचा भी या। बोलते हुए उनकी आंखों में हल्की नमी आ गई। दादू, आपका पोता आपके साथ ही है, वो हमेशा से ही आपके पास था, आपका ही खून है उसमें, काम्या ने कहा। तो वो उसे अचरज से देखने लगे। उसने मुस्कुराकर अपने टेबल पर रखी फाइल उठाकर उनके सामने कर दी। ये देखिए डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट, रियांश ही चाचू के वो खोए हुए बेटे हैं, काम्या ने कहा। तो दादू को तो जैसे उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। मेरा बेटा रियांश, पीछे दरवाजे पर खड़ी विभा जी ने भीगे पलकों से कहा। तो उन दोनों की नज़रें उन पर गई। हाँ चाची, आप ही अंश की माँ हैं, काम्या ने खुश होकर कहा। नहीं है आप मेरी माँ, मेरी माँ इस दुनिया में ही नहीं है, रिया अयान सिंह राठौर ही मेरी माँ है, रियांश ने कहा। तो सब उसे देखने लगे। रियांश बेटा ऐसा तो मत कहो, कितनी तड़पी हूँ मैं तुम्हारे लिए, विभा जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा। इतनी ही फिक्र और प्यार होता तो मैं अनाथों की तरह ज़िंदगी ना गुजारता, पूरे बचपन में माँ बाप के प्यार के लिए तरसा हूँ, रियांश ने भरी आंखों से कहा और अपना हाथ छुड़ा लिया।
माँ, पापा को होश आ गया है, चलिए मिल लीजिए, आप कब से परेशान थी। कहते हुए नवतीक वहाँ आया तो रियांश चला गया बाहर की ओर। मेरा बेटा, वो सुनेंगे तो कितना खुश होंगे, मैं चलकर अभी बताती हूँ उन्हें, विभाजी ने रोते हुए कहा तो काम्या ने हाँ में सिर हिलाया। चाची, आप जाकर चाचा जी को देखिए, मैं अंश को देखती हूँ, उन्हें सब एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वो आपको ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे माँ के रूप में, काम्या ने मुस्कुराते हुए कहा तो विभाजी उसके गाल पर हाथ रखकर चली गई। काम्या बाहर गार्डन में आई तो रियांश वहीं एक बेंच पर बैठा था, अपना चेहरा हाथों से ढके हुए। अंश, काम्या ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा तो रियांश उसकी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। अंश, आप रो रहे हैं? उसे ऐसे देख काम्या का दिल पसीज गया। अंशु, काम्या ने भरे गले से कहा तो वो उसकी कमर के इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेट एक छोटे बच्चे की तरह रो पड़ा। तो काम्या के भी आंसू निकल गए उसे देखकर। वो अभी भी बेंच पर बैठा उसकी कमर पकड़े रो रहा था और काम्या खड़ी थी, वो उसके बालों को सहला रही थी। अंश, प्लीज़, मैं आपको ऐसे नहीं देख पाती, संभालिए खुद को, काम्या ने कहा तो वो उससे अलग हो गया। उसने काम्या की कमर से अपने हाथ हटा लिए और ऊपर आसमान को देख अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगा। वो भी उसके बगल में बैठ गई और उसके आंसू साफ करके उसका चेहरा अपनी ओर करके बोली, आप खुश क्यों नहीं हैं? ये तो कितनी अच्छी बात है ना कि आपको आपके रियल माता पिता का पता चल गया। फिर ये आंसू क्यों अंश? आप तो हमेशा ही यही चाहते थे ना कि आपके भी माँ पापा हो। देखिए, किस्मत ने आपका कितना साथ दिया, वो हमेशा आपके साथ ही थे, बस पता नहीं था सच। माँ पापा कभी बच्चों को दर दर भटकने के लिए नहीं छोड़ते, उनकी वजह से मैं कितना तड़पा हूँ। किसी बच्चे को बचपन से आज तक अपनी माँ के साथ देखता तो ऊपर वाले से बस यही पूछता, मुझे ही इतना भागा क्यों बनाया कि माँ बाप ही नहीं दिए। यू नो वाट, जिन्हें तुम माँ कह रही हो उन्होंने तो मुझे नाजायज़ तक। कहते हुए उसने अपना चेहरा ढक लिया, फिर आगे बोला, कोई नहीं है मेरा, बस मेरी माँ और मेरे पापा वही हैं जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, और अब अगर कोई है मेरा तो बस तुम हो। और प्लीज़ हो सके तो अब इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, कुछ नहीं बोल रही, चाचा जी से नहीं मिलेंगे, अब वो आउट ऑफ डेंजर है, होश भी आ गया है, काम्या ने कहा तो उसने हाँ में सिर हिलाया, जिस पर वो मुस्कुरा उठी। चलिए, काम्या ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा तो रियांश ने उसका हाथ थाम लिया और वो दोनों उस वार्ड के दरवाजे पर पहुंच गए जहां नरेंद्र जी थे। शायद विभाजी ने उन्हें सब बता दिया था। तभी वो भरी आंखों से दरवाजे पर टकटकी लगाए देख रहे थे कि उनका बेटा भी दौड़ते हुए आएगा और उनके सीने से लग जाएगा। काम्या वार्ड के अंदर आने लगी तो महसूस किया कि रियांश ने उसका हाथ छोड़ दिया है और वहीं खड़ा है। उसने एक नज़र रियांश को देखा, फिर नरेंद्र जी को, जिनकी आंखों में आंसू थम ही नहीं रहे थे, और ये आंसू थे शर्मिंदगी के। उन्होंने अनजाने ही सही कभी अपने ही बच्चे को जान से मारने तक की कोशिश की थी। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और टूटे फूटे शब्दों में बोले, बच्चे, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और एक आखिरी बार अपने पिता के गले लग जाओ ताकि चैन से मर तो सकूं। इतना बड़ा गिल्ट मुझे जीने नहीं देगा, उन्होंने कहा और उसके साथ ही उनकी सांसें उखड़ने लगी, जो देख सब घबरा गए। आप लोग प्लीज़ बाहर जाइए अभी, काम्या ने कहा और दौड़कर ऑक्सीजन मास्क उनके मुँह से लगा दिया। सिस्टर, इंजेक्शन, वो तेज आवाज़ में दुखी तो नर्स आ गई और उसने जल्दी से इंजेक्शन काम्या को पकड़ा दिया। काम्या ने इंजेक्शन लगाया और उनके सीने पर हाथ रख थोड़ा सा पुश करने लगी क्योंकि उनकी सांसें टूटने लगी थी। चाचू प्लीज़ आंखें खोलिए, काम्या ने कहा, लेकिन उनकी आंखें नहीं खुल रही थी, उनकी कनपटी तक आंसू आ चुके थे। सिस्टर, रियांश को भेजिए, काम्या ने उम्मीद से कहा, क्योंकि अगर कुछ मिनट्स में वो आंखें ना खोलते और ट्रीटमेंट में रिस्पॉन्स ना करते तो उनकी जान भी जा सकती थी, और काम्या को बखूबी पता था कि वो क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं। रियांश अंदर आया और स्टूल खींचकर बैठ गया। आप ही कुछ कर सकते हैं, वो ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहे और इससे उनकी जान को भी खतरा है। कहते हुए काम्या उनका कंधा थपथपा कर बाहर निकल गई। अनाथों की तरह अब तक जिया हूँ, अब और हिम्मत नहीं मुझ में कि एक बार पापा को खोने के बाद आपको भी खो दूँ। प्लीज़ उठ जाइए। नैतिक भैया, दादू दादी, भाभी, चा, आपकी पत्नी, सब बहुत रो रहे हैं और मुझे ऐसे नहीं देखा जाता, प्लीज़ उठ जाइए। रियांश ने उनके ड्रिप लगे हाथ को छोड़ दूसरा हाथ पकड़ते हुए कहा।
उसके आंखों से आंसू निकल उनके ऊपर गिर रहे थे। वो उनके सीने पर सिर रख तेजी से फूटकर रो पड़ा। प्लीज़ आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। प्लीज़ एक बार तो मेरे सिर पर हाथ रख दीजिए प्यार से। बचपन से आज तक आपके प्यार के लिए तरसा हूँ, उसने कहा। प्लीज़ उठिए ना, मुझसे बात कीजिए, मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। वो उनके सीने पर सिर रखकर रोते हुए बोला कि उसे कुछ एहसास हुआ। नरेंद्र जी ने अपने कांपते हाथों को उठाकर उसके सिर पर रखा था। उनकी आंखों में भी आंसू थे। वो जल्दी से उठकर सही से बैठा और उनके आंसू साफ करने लगा तो वो ऑक्सीजन मास्क निकालने लगे। क्या कर रहे हैं? अभी उसे रहने दीजिए। लेकिन वो निकाल चुके थे। मेरा बच्चा, मैंने अपने ही बेटे के साथ, बेटा मुझे माफ़ कर दो, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा और अपना हाथ उसके गाल पर लगे सहलाने। कुछ मत कहिए, आप ठीक हो जाइए बस। वो अपने गाल पर रखे उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला, तुम्हारे मुँह से पापा सुनना चाहता हूँ बेटे, उन्होंने कहा तो रियांश उन्हें देखने लगा। फिर उठते हुए बोला, आप आराम कीजिए, और वो बाहर निकल गया। उसके बाद सब उनसे मिले। 2-3 दिन बाद आज नरेंद्र जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आए थे। खुशी का माहौल बना था। एक तो वो ठीक हो गए थे और दूसरा इस घर का असली वारिस भी मिल चुका था, उनका बिछड़ा बेटा। सब ठीक था सिवाय रियांश की नाराज़गी के। उसने उन दोनों को माँ पापा एक बार भी नहीं कहा था। काम्या भी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। नैतिक भी बहुत खुश था ये जानकर कि रियांश उसका सगा भाई है। मैं तो हमेशा से ही तुझे अपना मानता था, लेकिन सच जानकर इतना खुश हूँ कि शब्दों में बयां नहीं कर सकता, नैतिक ने कहा तो रियांश हल्का सा मुस्कुरा दिया। एक आप ही तो हैं जिन्होंने कभी मुझे पराया नहीं समझा था, वरना वो सगे माँ बाप से भी तिरस्कार ही मिला है आज तक, उसने कहा तो नैतिक उसे देखने लगा। वो भावहीन चेहरा लिए खड़ा था जिसे देख कोई नहीं समझ सकता था कि वो क्या चाहता है। रियांश मेरे भाई, आई नो तूने बहुत कुछ सहा है, लेकिन उन्हें अपनी गलती का पछतावा भी तो है ना, तो क्या तू एक बार के लिए वो सब भूलने की कोशिश नहीं कर सकता? माँ पापा दादू दादी हम सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रह सकते हैं, नैतिक ने उसे समझाते हुए कहा। भाई वो मिस्टर रहेजा के साथ आपकी डील फाइनल हो गई क्या? वो पूरी तरह से बात बदलते हुए बोला। हाँ कल हो ही जाएगी, वो इन्वेस्ट करने को तैयार है, उनके असिस्टेंट से बात हुई थी, नैतिक ने कहा। पापा चाचू आप दोनों खड़े हो अकेले, सब बड़े ही बातें करते रहते हो, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, सब मुझे भूल जाते हो। पाखी उसके पास आकर मुंह फुलाकर बोली तो रियांश और नैतिक मुस्कुरा उठे। मेरा बच्चा, चाचू तो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, चलो हम आइसक्रीम खाने चलेंगे, रियांश ने उसे गोद में उठाते हुए कहा। सच्ची चाचू? वो उसकी गर्दन में हाथ लपेट कर बोली तो रियांश ने उसके गाल पर किस करके कहा, मुच्ची आई लव यू चाचू, यू आर द बेस्ट, वो खुश होकर बोली और वो दोनों बाहर चले गए। विभाजी उन दोनों को साथ जाते देख हल्का सा मुस्कुरा उठी और नरेंद्र जी के पास चली गए। उन्हें दवा खिलाने का समय जो हो गया था। सिंघानिया मेंशन। आन्या आर्या संजना जी के पास खेल रही थी और आयशा किचन में कॉफ़ी बना रही थी कि अर्श आ गया और उसकी कमर में हाथ डाल अपने करीब खींच लिया। वो ऐसे अचानक खींचे जाने से उसके सीने से जा लगी। अंशु तुम ना किसी दिन पिटोगे मुझसे, आयशा उसके ऐसा करने से नाराज़गी सताते हुए बोली। आपके हाथ से तो मार भी मीठी लगती है मिसेज अर्श सिंघानिया, वो बहुत ही रोमांटिक होते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला तो आयशा ने शरारत से मुस्कुराते हुए अपनी बाह उसकी गर्दन में फंसा दी। सच्ची मेरे वकील साहब मुझसे इतना प्यार करते हैं, वो बोली। कोई शक? वो उसके और करीब खुद से चिपका कर बोला तो आयशा ने इनकार में गर्दन हिला उसके दोनों गालों को प्यार से चूम लिया। अर्श के लबों पर मुस्कान आ गई। इतने से मेरा कुछ नहीं होने वाला मिसेस सिंघानिया, कहते हुए वो उसके चेहरे की तरफ झुका कि वो बोल उठी। मॉम आप, ये सुनते ही वो झट से उससे दूर हो गया तो आयशा खिलखिला पड़ी। अर्श ने दरवाजे की ओर देखा, कोई नहीं था। फिर आयशा को देखा तो हंसने में ही बिजी थी। क्या हुआ, रोमांस अधूरा रह गया? आयशा ने हंसते हुए कहा। तुम्हें तो मैं बताता हूँ, बहुत चल रही है शरारत, वो मन ही मन बोला और अपने चेहरे की मुस्कान छिपाते हुए कॉफ़ी कप में डालने लगा। उसे ऐसे देख आयशा शांत हो गई। लगता है गुस्सा हो गया, वो खुद से बोली और आकर उसे पीछे से ही हक कर लिया।
क्या हुआ मेरे बेबी को, वो उसे पुचकारते हुए बोली। तो अर्श को बहुत तेज हंसी आई, लेकिन उसने अपना निचला होठ दांतों तले दबा वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। अच्छा सॉरी ना, 1 नहीं 2 4 10 जितना मन हो उतना किसी कर लेना, मैं तो बस मस्ती कर रही थी थोड़ा सा, वो बोली। तो अर्श ने एक झटके में उसे पलटते हुए कहा, अपनी बात से मुकरना नहीं वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आयशा ने मासूम सा फेस बनाकर सिर हिलाया तो अर्श मुस्कुरा उठा और उसे उठाकर स्लेब पर बैठा दिया। किस मी 10 टाइम्स, वो सोचने का नाटक करते हुए बोला। अर्शु ये किचन है, कोई आ जाएगा तो, उसने कुछ डरते हुए कहा। आई डोंट केयर, उसने लापरवाही से उसके ऊपर झुकते हुए कहा। तो आयशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके लबों के बीच आधे इंच से भी कम का फासला था कि संजना जी वहां आते हुए बोली, आयशा वो कॉफ़ी। लेकिन उन दोनों को ऐसे देख वो जल्दी से पलट गई। उनकी आवाज़ से वो दोनों भी झट से दूर हो गए। आयशा जल्दी से स्लैब से कूदी। नालायक, बेडरूम में जाकर भी ये सब हो सकता है, जगह तो देख लिया कर, उन्होंने अर्श को डांटते हुए कहा। आयशा तो शर्म से पानी हुई जा रही थी, वो जल्दी से वहाँ से चली गई। अर्श ने नज़रें झुका रखी थी कि संजना जी ने हंसते हुए उसके गाल पर चपत लगाई। जा अब गई वो, उन्होंने कहा। तो अर्श नज़रें चुराते हुए बोला, मॉम आप ना गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, मैं तो बस पानी पीने सब समझती हूँ बेटा, उन्होंने कहा। तो अर्श झेपते हुए जल्दी से बाहर निकल गया। तो वो एक बार फिर से हंस पड़ी। आयशा कपड़े सेट कर रही थी और अर्श उसके आगे पीछे घूम रहा था। तुम ना दूर ही रहो अब मुझसे, मना किया था तुम्हें लेकिन समझते नहीं कुछ। मॉम ने देख लिया, अब क्या मुँह लेकर जाऊंगी उनके सामने, वो मुझे बहुत छेड़ती हैं, वो भी फटते हुए बोली। यार तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे किसी और के करीब था, मेरी इकलौती पत्नी हो तुम, तुम्हें ही तो प्यार करूंगा ना, वो मासूमियत से बोला। तो आयशा अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगी। आयशा ने अपनी नज़रें उससे हटा जाने लगी कि अर्श ने उसकी कमर में हाथ डाल करीब कर लिया और बिना उसके बोलने का मौका दिए खुद ही बोला, अब तो डांट भी सुन ली है तो अपना अधूरा काम ही क्यों ना पूरा कर लो। अर्शु, उसने कहना चाहा कि अर्श ने उसके लबों को कैद कर दिया, जिससे उसकी आवाज़ गले में ही रह गई। राठौर मेंशन, आज दादू ने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी अपने पोते के मिलने की खबर पाकर। नरेंद्र जी भी एकदम ठीक हो चुके थे। रियांश अपने रूम में था कि किसी ने गेट नॉक किया। आ जाइए, वो बिना उस ओर देखे ही बोला। तो विभा जी, जिनके हाथ में एक बड़ी सी थाल थी और उसमें कुछ सामान, वो अंदर आ गई और सामान टेबल पर रखते हुए बोली, रियांश बेटा, अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया हो और माँ मानते हो तो प्लीज़ ये कपड़े तुम और काम्या पहन लेना। रियांश ने उन्हें देखा, जिनकी आंखों में ममता और पछतावा साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोला। तो वो उसके सिर पर हाथ फेर कर नम आँखों से चली गई। पार्टी में सारे गेस्ट कुछ बिजनेसमैन, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स थे। नरेन और विभा जी की नज़र जब सीढ़ियों से आ रहे रियांश और काम्या पर गई तो उनकी आंखें चमक उठी। रियांश ने वही कुर्ता और काम्या ने वही रेड साड़ी और ज्वेलरी पहनी थी जो विभा जी उन्हें देकर गई थी। ये देख उनकी आंखों में हल्की नमी आ गई और नरेन जी को देखने लगी तो उन्होंने मुस्कुराकर पलकें झपका दी। दरअसल ये कपड़े आयांश और रिया के थे और वो जानती थी कि रियांश के लिए उनकी क्या अहमियत है। आज दादू को उसमें अपने आयांश का अक्स नज़र आ रहा था। वो दोनों सबके बीच आ गए। दादू दादी के पैर छुए तो उन्होंने उसे अपने सीने से लगाकर ढेर सारा आशीर्वाद दिया। नरेन और विभा जी उन्हें देख रहे थे। वो अब उनके पैरों में झुकता हुआ बोला, आपसे इतना मिसबिहेव किया उसके लिए सॉरी माँ पापा। ये सुनते ही उनकी आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने रियांश को सीने से लगा लिया। मेरा बेटा, मेरा रियांश, वो भावुक होकर उसके माथे को चूम कर बोले। हाँ पापा, आपका बेटा आपके साथ ही रहूँगा हमेशा, उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। और माँ को माफ़ नहीं करेगा, विभा जी ने कहा। तो रियांश हल्का सा मुस्कुराया और उनके गले लग गया। आप तो ज़िंदगी देने वाली हैं मुझे, आपसे भी नाराज़ रह सकता हूँ क्या, वो बोला। तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उसके माथे को चूमकर वो बोले, मेरा बच्चा आज मुझे मिला सही मायने में। ये क्या बात हुई माँ, एक बेटा मिला तो दूसरे को भुला दिया, नैतिक ने शिकायत करते हुए कहा। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे पास आने का इशारा किया और दोनों को सीने से लगा लिया। अच्छा जी, और बहुएं कहाँ गई, सारा लाड केवल बेटों को, काम्या ने कहा। तो सबकी हंसी गूंज गई।
रियांश अपने गेस्ट से मिलने लगा। संजू और आरव भी आए थे। अब तो खुश है ना? संजू ने काम्या को हक करके कहा तो वो मुस्कुरा कर बोली, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे अंश खुश हैं। ओ हो मेरे अंश, कहते हुए आयशा और संजू ने उसकी चुटकी ली तो उसने शर्म से अपना चेहरा ढक लिया तो वो दोनों खिलखिला पड़ी। रियांश की गोद में आन्या थी और वो उसे पुचकार रहा था। ये देख वो मुस्कुरा उठी और वहीं आरव ने आर्या को लिया था। संजू और आयशा बातें करने लगी आपस में तो काम्या जानकी जी के पास जाने लगी कि उसका सिर चकराने लगा। उसके अपने सिर पर हाथ रखा और संभलने की कोशिश की, लेकिन वो गिर पड़ी बेहोश होकर। काम्या, रियांश की नज़र उस पर गई और वो चिल्लाकर दौड़ा, काम्या है, क्या हुआ जान? आंखें खोलो। वो उसका गाल थपथपा कर बहुत ही बेचैनी से बोल रहा था, उसका सिर अपनी गोद में रख कर। रियांश का कमरा। रियांश और बाकी सब बेचैनी और घबराहट से बाहर खड़े थे। अंदर रूम में संजू काम्या को चेक कर रही थी। इस लड़की को मैंने कितना समझाया है कि इतनी दौड़ भाग ना करे, अपना भी ख्याल रखा करे, लेकिन मेरी सुननी कहाँ होती है मैडम को। कुछ भी बोल दो तो बस बच्चों सा मुँह बनाकर रोना शुरू कर देती है। इस बार तो मुझसे बचने नहीं वाली है। रियांश बड़बड़ाया तो विभा जी उसके कंधे पर हाथ रख कर बोली, इतना क्यों परेशान हो रहा है? डॉक्टर चेक कर रही है ना, वो ठीक है। संजू ने रूम का डोर खोला और मुस्कुराते हुए बोली, जीजू आपकी ड्यूटी ना अब डबल होने वाली है, प्रमोशन हो रहा है भाई आप सबका, तो मुंह मीठा कराइए। उसके इतना कहते ही सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं रियांश कन्फ्यूज सा उसको देख रहा था। अरे हुआ क्या है? मेरी कायू की तबीयत खराब है और आप सब खुश हो रहे हैं, कोई मुझे भी बताएगा? वो झल्लाते हुए बोला, मेरे भोले भंडारी, बाप बनने वाला है तू, दादी ने हंसते हुए कहा और सब काम्या के रूम में घुस गए। एक साथ ही रियांश को धक्का देते हुए वो बेचारा पीछे रह गया। कैसी है मेरी गुड़िया, अब ठीक लग रहा है ना बच्चे? जानकी जी ने उसका सिर सहलाते हुए पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे परदादी बनाने के लिए। अब तो 4 साल और जी सकूंगी अपने परपोते या पोती को खिलाने के लिए, दादी ने कहा तो सब मुस्कुरा उठे। विभा जी भी उसके पास बैठ गए और काम्या का हाथ अपने हाथ में ले लिया। बस अब से तुम कोई भी काम नहीं करोगी, कोई भाग दौड़ नहीं, सिर्फ आराम ही करोगी ताकि मेरा पोता पोती स्वस्थ रहे। अब सबसे ज़्यादा तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा हमारे इस छोटे मेहमान के लिए। उन्होंने काम्या के पेट पर हाथ रख कर कहा तो उसने मुस्कुराकर पलकें झपकाई। कांग्रेचुलेशंस, तान्या उसका सिर सहलाकर बोली। थैंक यू भाभी। रियांश को सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि कोई जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2 घंटे से बेचारा लाइन में लगा था कि अब मिले तब मिले। सबके जाने के बाद रियांश जैसे ही काम्या के पास आने के लिए बढ़ा ही था कि पाखी दौड़ते हुए आ गई और जल्दी से कूदते हुए बेड पर चढ़ गई। पाखी आराम से, उसे लग जाएगी, वो घबराहट से बोला क्योंकि पाखी काम्या की गोद में बैठने जा रही थी। रियांश का लहजा थोड़ा सख्त था जिससे वो डर गई और सुबकते हुए थोड़ा दूर हो गई। अंश बच्ची है वो, मैं ठीक हूँ, काम्या बोली और पाखी को खुद से चिपकाते हुए कहा। अरे आप रो क्यों रही हो बच्चा? आपका भाई या बहन क्या सोचेगा कि मेरी दी कितना रोतलू है? मैं नहीं रोती बेबी, वो अपने आंसू साफ करते हुए काम्या के पेट पर हाथ रख कर बोली तो काम्या मुस्कुरा उठी। रियांश भी आकर बैठ गया और पाखी के सिर पर हाथ रखना चाहा कि वो कुछ दूर हो गई। आप गंदे हो, आपने डांटा मुझे, वो मुंह फुलाकर बोली। बेटू मैंने आपको डांटा नहीं, बस समझा रहा था, अभी छोटू बेबी चाची के टमी में है तो उसे चोट लग सकती है ना, ऐसे आप उनके ऊपर कूदोगी तो बच्चे, वो उसे समझाते हुए बोला। सॉरी चाची, अभी से मस्ती नहीं करूँगी ज़्यादा, मैं ना बेबी का बहुत ख्याल करूँगी, वो अपने कान पकड़कर बोली तो काम्या ने मुस्कुराकर उसके गाल पर किस कर लिया। जाओ, आपको आपके पापा बुला रहे हैं, चॉकलेट लाए हैं आपके लिए, रियांश ने कहा तो वो कूदते हुए भाग गई। वहीं काम्या उसे घूरने लगी। झूठ क्यों बोला बच्ची से? काम्या अपने हाथ बांध कर बोली। तो और क्या करूं, कोई मुझे मेरी बीवी बच्चों से मिलने का समय ही नहीं दे रहा तो, कहते हुए उसने जल्दी से डोर लगा लिया और फिर उसके पास आकर बैठ गया। आप खुश हैं ना? काम्या ने पूछा तो वो उसके माथे को चूम कर बोला। इतना कि खुशियाँ ही नहीं संभल रही, पहले माँ पापा, फिर अब हमारे बेबी के आने की न्यूज़। थैंक यू मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, वो उसे बाहों में भरते हुए बोला तो काम्या ने मुस्कुराते हुए उसके बालों में हाथ फेरा।
उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए थे इतनी बड़ी खुशी सुनकर। रियांश ने उसका चेहरा हाथों में भरकर उसके आंसू साफ किए। अभी तो पाकी को समझा रही थी और अब खुद ही, देखा बेबी, आपकी मम्मा ना सच में रोतलू है, जब भी कुछ बोलो रोने लगती है। वो काम्या के पेट पर हाथ रखते हुए बोला तो काम्या के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ हाँ, खूब शिकायत कर लीजिए, बड़े आए, काम्या ने मुंह बनाते हुए कहा तो रियांश ने हंसते हुए उसके पेट पर किस कर लिया। थैंक यू बच्चे, हमें इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। आपके लिए आपके मम्मा पापा ने बहुत इंतज़ार किया है, वो भावुक होते हुए बोला। अंश, काम्या ने उसके हाथों को अपनी हथेली में भरते हुए कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराया। समय बहुत ही तेज़ी से बीत रहा था। संजू, आरव भी अपनी सादुशुदा ज़िंदगी में खुश थे और अर्श, आयशा भी अपनी बेटियों के साथ। काम्या का 8वां महीना लग रहा था, उसने हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया था। इस बीच में वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, हर बात पर जिद ही करती थी। माँ, मुझे ये सब नहीं खाना, और ये फ्रूट्स तो कितना खिलाते हैं अंश, वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं, मुझे ये बिल्कुल नहीं खाना। मुझे ना गोलगप्पे खाने हैं, वो ठेले वाले जो मेरे हॉस्पिटल के पास मिलते हैं। काम्या ने विभा जी से जब उसे वो फ्रूट्स देने लगी खाने को तो कहा, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, बस घर का हेल्दी फूड ही खाना है, वो सब तुम्हारे और बेबी के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। रियांश ऑफिस के लिए रेडी होकर आते हुए बोला। माँ, देखा आपने, ये कितने ज़्यादा दुष्ट हैं, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे गोलगप्पे और जलेबी ही चाहिए। वो रोना सा मुँह बनाकर विभा जी से बोली। बेटा, वो सही बोल रहा है, तुम्हारे लिए गोलगप्पे मैं घर में ही बना दूंगी, विभा जी ने कहा तो वो बच्चों की तरह रूठते हुए बोली। आपको तो बस इनकी ही बात सही लगती है, मुझे नहीं कुछ खाना। अब काम्या, तुम्हारी जिद बढ़ती जा रही है अब, और ये तरीका है माँ से बात करने का, वो कुछ गुस्सा दिखाते हुए बोला तो वो बिना बोले उठकर रूम में चली गई। रियांश, ऐसे ही मूड स्विंग्स होते रहते हैं और तुमने बेचारी को रुला दिया, अब जाकर उसे जो चाहिए वो सब लेकर आओ पहले, तभी वो मानेगी, वरना भूखी ही रहेगी। हाँ, तीखा कम कराना, विभा जी बोली। ये और इसके बच्चों की जिद, रियांश बड़बड़ाते हुए बोला। विभा जी ने उसके लिए जूस बनाया और रूम में ले जाकर देखा तो वो कोई मैगजीन पढ़ रही थी। चलो अब ये जूस खत्म कर लो, दवा भी लेनी है ना, वो जूस का गिलास उसे देते हुए बोली। ये दवाइयाँ बहुत गंदी लगती हैं, मुझे नहीं खानी, वो बुरा सा मुँह बनाकर बोली तो अंदर आती हुई तान्या को हंसी आ गई। काम्या, वो बेबी के लिए है, खा लो यार, वो बोली तो काम्या ने हाँ में सिर हिलाया और दवा खा ली, लेकिन उसे तुरंत ही वोमिट हो गई वहीं पर। रियांश भी तब तक आ चुका था। कायू, क्या हुआ बच्चे, ये वोमिटिंग क्यों हो रही है तुम्हें सुबह से, वो उसे पानी देते हुए बोला। नॉर्मल है प्रेगनेंसी में ये सब, आप परेशान मत होइए देवर जी, तान्या ने कहा। माँ, आप यहाँ साफ करा दीजिए, कहते हुए उसने काम्या को गोद में उठाया और बाहर गार्डन में लाकर कुर्सी पर बैठा दिया और उसका पैर टेबल पर उठाकर रख दिया। काम्या बड़े ध्यान से उसे देख रही थी, उसे ऐसे देखते पा वो बोला। क्या? काम्या ने इनकार में सिर हिलाया। मुझे कुछ खट्टा खाना है, वो धीरे से बोली तो रियांश मुस्कुराया और राजू से कच्ची कैरी मंगा दी। मुझे वो मेडिसिन नहीं खानी, उसका टेस्ट बहुत गंदा है, कल भी जब खाया था तो वोमिटिंग हुई थी। वो अपना सिर रियांश के कंधे पर टिका कर बोली। मत खाना, आज डॉक्टर आएंगे शाम को तो उनसे बोल दूंगा, वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला। ऑफिस नहीं जाना आपको, सुबह तो बोल रहे थे कि मीटिंग है, काम्या ने याद आते ही उसका चेहरा देखकर पूछा। मेरी कायू से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, कोई काम नहीं तो वो सब भैया और पापा देख लेंगे, तुम टेंशन मत लो। रियांश प्यार से उसका माथा चूम कर बोला। दिस इज़ द रीज़न वाई आई लव यू, वो मुस्कुरा कर बोली तो रियांश ने के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा जी, वो उसके टमी पर हाथ रख कर बोला। ये कब आएगा, इतने दिन से वेट कर रहा हूँ, इसे गोद में उठाना है, बहुत सारा प्यार करना है अपनी लिटिल कायू को, वो बेताबी से बोला। नो, छोटू अंश ही आएगा, काम्या जल्दी से बोली तो रियांश उसे घूरने लगा। लिटिल कायू, छोटू अंश, कायू अंश, वो चिल्लाते हुए बोली तो रियांश ने उसका सिर सहलाते हुए कहा। ओके ओके बेटा ही होगा, बस इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, नेक्स्ट टाइम बेटी कर लेंगे, ओके, उसने कहा तो वो मुस्कुरा उठी। कितना खुश रहता है रियांश जब से काम्या प्रेग्नेंट हुई है, विभा जी ने रात में नरेंद्र जी से कहा तो वो बोले। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन काम उसका क्या, एकदम से उस पर कोई ध्यान ही नहीं लग रहा। घर पर बहू की देखभाल के लिए तुम सब भी तो हो ना,
अरे आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं, बच्चा है, विभाजी ने कहा। इतना भी छोटा नहीं कि समझे नहीं। आज कितनी बड़ी डील होनी थी लेकिन वो गया नहीं, इस वजह से कैंसिल हो गई। कितना नुकसान हुआ कंपनी का, लेकिन वो तो बस बीबी के पल्लू से ही बच कर रह गया है। काम्या जो कि अभी रूम में जा रही थी, उसने ये सुन लिया। वो उदास होते हुए अपने रूम में आई तो वो बेड की चादर बदल रहा था। आप हटिए, मैं करती हूँ ये सब, काम्या बोली। तुम बस रेस्ट करो, बस हो ही गया। काम्या जाकर सोफे पर बैठ गई। उसे यूं परेशान देख वो बिस्तर सही करने के बाद उसके पास आया तो काम्या ने उसकी गोद में सिर रख लिया और उसकी कमर में हाथ लपेटते हुए रोने लगी। कायू, क्या हुआ बच्चा है, रो क्यों रही हो यार, कुछ चाहिए तुम्हें, वो बोला तो उसने रोते हुए ही इनकार में सिर हिलाया। किसी ने कुछ कहा, उसके ये कहते ही काम्या का रोना तेज हो गया तो वो समझ गया। बच्चे, किसने क्या कहा बताओ मुझे, वो उसके आंसू साफ करते हुए बोला। आपने झूठ क्यों कहा कि भैया मीटिंग संभाल लेंगे, जबकि उसमें आपका होना ज़रूरी था। मेरी वजह से आप काम पर ध्यान नहीं देते, बस मुझ में ही लगे रहते हैं। कितना लॉस हो रहा है आपका, वो रोते हुए बोली। रियांश एक पल को चुप हो गया कि काम्या को कैसे पता चला, फिर बात संभालने की कोशिश करते हुए बोला। यार बिजनेस में तो प्रॉफिट लॉस सब चलता ही रहता है ना, तुम वो सब मत सोचो। अच्छा ये देखो, इनमें से कैसे बेबी को रूम डेकोरेट करना है, वो अपना फ़ोन उसे दिखाते हुए बोला, जिसमें कुछ बच्चों के रूम्स डेकोरेशन पिक थी। उसने सिसकते हुए इनकार किया और अपना चेहरा उसकी गोद में छिपा लिया। रियांश बोला, कायू क्या चाहती हो ये बताओ, और एक भी आंसू नहीं आने चाहिए आँख में। काम्या बोली, आप कल से रेगुलर ऑफिस जाएंगे, मेरे लिए सब है ना घर में। मेरा मन नहीं लगता काम में बच्चा, वो बोला तो काम्या उसे देखने लगी। यार सच बोल रहा हूँ, जब मन ही नहीं लगता तो क्या करूँ, तुम्हारी फिक्र लगी रहती है हर वक्त, उसने परवाह जताते हुए कहा। अंशु, मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगी और बेबी का भी, और ज़रा सी भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको कॉल करके बुला लूँगी ना, और माँ भाभी सब मेरे पास होते हैं ना, आप काम पर भी ध्यान दीजिए। आप करेंगे ना ये, काम्या उसका चेहरा अपने हाथों में भर कर बोली तो रियांश ने उसे सीने से लगा लिया। वो उसके सिर को चूम कर बोला। अगले दिन रियांश बेमन से ऑफिस गया। काम्या को कम से कम 50 बार कॉल्स कर चुका था वो, जिस पर सब हंस भी रहे थे, लेकिन काम्या उसके मन की हालत समझ रही थी, इसलिए कुछ भी कहना सही नहीं समझा उसने। ऐसे ही 9वां महीना लग गया था और डॉक्टर ने 1 हफ्ते बाद डिलीवरी की डेट दी थी। संजू और आयशा भी उससे मिलने आया करती थी। रियांश आज ऑफिस से आने के बाद से ही एकदम चुप था। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे डिनर कर रहे थे, लेकिन वो बस खाने को घूर रहा था। रियांश बेटा, तू कुछ खा क्यों नहीं रहा, दादाजी ने उसे खाते ना देख कर कहा। मुझे भूख नहीं है, वो उखड़े स्वर में बोला तो विभाजी नरेंद्र जी को देखने लगी। क्या हुआ बेटा, भूख क्यों नहीं है, वो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। पापा से पूछ लीजिए, ये तो उन्हें ही पता होगा ना, वो उठते हुए बोला और बिना खाए ही बाहर निकल गया तेज कदमों से। नरेन, क्या कहा है तुमने उसे कि वो इतना अजीब बर्ताव कर रहा है, दादू ने उन्हें डांटते हुए पूछा। बाबूजी, मैं क्या कहूँगा, इतने दिन वो बिजनेस संभाल रहा है सब, और इसी सिलसिले में उसे कनाडा जाना है 3 दिन के लिए, ताकि हमारा काम इंटरनेशनल लेवल पर भी बढ़ सके, लेकिन वो है कि जाना ही नहीं चाहता, वो संजीदगी से बोले। तो दादू किसी सोच में डूब गए। उन्होंने रियांश को मना लिया था कनाडा जाने के लिए, लेकिन काम्या को अभी तक नहीं पता था। देर रात वो रूम में आया तो काम्या सो चुकी थी। वो उसके पास जाकर लेट गया। सुबह वो अपना बैग पैक कर रहा था, जो देख काम्या बोली, हम कहीं जा रहे हैं क्या। हम नहीं, सिर्फ मैं, रियांश ने कपड़े रखते हुए ही कहा। वो काम्या का चेहरा नहीं देखना चाहता था क्योंकि उसे पता था वो रो रही होगी। क्यों और कब आएंगे, वो भरी आवाज़ में बोली तो उसका दिल कचोट गया। कनाडा 3-4 दिन के लिए जाना पड़ेगा, वो बोला तो काम्या उसकी पीठ से लिपट गई। मत जाइए ना, मुझे अच्छा नहीं लगता आपके बिना एक भी पल, मुझे और हमारे बेबी को तो आपके बिना नींद भी नहीं आती, वो बोली तो रियांश की आंखों में एक आंसू निकल आया। उसने अपने पेट पर लिपटे काम्या के हाथ पर अपना हाथ रख दिया, फिर खुद को संभालता हुआ पलटकर उसका चेहरा हाथों में लेकर बोला, डिलीवरी तक कोशिश रहेगी, आ जाऊं। कोशिश नहीं, सच में मुझे आप चाहिए, वरना मैं क्या करूंगी मुझे भी नहीं पता, वो उसके सीने से लगकर रोते हुए बोली।
आ जाऊँगा काम ख़त्म करके जल्दी ही, वो उसकी पीठ सहलाते हुए बोला और फिर सबसे मिलकर निकल गया एयरपोर्ट के लिए। संजू काम्या से मिलने आई थी और दोनों टीवी देख रही थी, हाल में बैठकर बातें करते हुए कि काम्या अपने पेट पर हाथ रख चिल्लाने लगी। काम्या क्या हुआ? संजू घबराते हुए बोली। बहुत दर्द हो रहा है पेट में, वो रोते हुए बोली तो उसकी आवाज़ सुन सब लोग इकट्ठा हो चुके थे। लगता है लेबर पेन स्टार्ट हो गया आंटी, हमें इसे हॉस्पिटल ले चलना होगा। नहीं, पहले अंश आएंगे, वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली। बच्चे, अभी तुम्हारा हॉस्पिटल चलना ज़्यादा ज़रूरी है, वो आ जाएगा कल तक, विभा जी ने कहा तो उसने इनकार में सिर हिलाया और रोते हुए बोली, जब तक वो नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगी, आप उन्हें फ़ोन कीजिए। उसके बार बार कहने पर तान्या ने रियांश को कॉल करके सब बता दिया। उसने काम्या को बहुत समझाया तो वो हॉस्पिटल जाने के लिए मानी। रियांश अपनी प्राइवेट फ़्लाइट से तुरंत ही वहाँ से निकल गया। डॉक्टर आने का वेट हो रहा था, जिन्हें काम्या की डिलीवरी करनी थी कि एक घंटे में डॉक्टर आई जो किसी और की डिलीवरी में बिजी थी। वो काम्या को ओटी में ले जाने लगी। वो बहुत रो रही थी क्योंकि रियांश उसके साथ नहीं था। ओटी का दरवाज़ा बंद होता कि तब तक वो भागता हुआ आ गया था। कायू, उसने चिल्लाकर कहा तो सब खुश हो गए उसे वहाँ देखकर। वो जल्दी से अंदर भागा। अंश, वो बोली तो उसने जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा। डोंट वरी, मैं हूं ना बच्चा, अब इतने बड़े टाइम पर तुम्हारा अंशु तुम्हें कैसे छोड़ सकता है। कुछ देर में काम्या ने एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया। नर्स ने उसे विभा जी की गोद में ला कर दिया। काम्या अभी बेहोश थी। उसे जब थोड़ा सा होश आया तो रियांश उसके पास बैठा था। कैसा हो रहा है? ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? वो उसके सिर को चूम कर बोला तो उसने इनकार में सिर हिलाया। बेबी, काम्या ने कमज़ोर आवाज़ में कहा तो बच्चे को गोद में लिए हुए ही तान्या अंदर आई और उसके साथ ही पूरा परिवार था। तुम्हारा छोटू अंश, विभा जी ने मुस्कुरा कर कहा। काम्या की आंखें भर आई। उसने बच्चे को गोद में लिया और उसका पूरा चेहरा चूमने लगी। एकदम आपके जैसा है, वो रोते हुए बोली तो रियांश बच्चे को देखने लगा। आप लेंगे? काम्या ने कहा। नहीं, गिर गया तो, इतना छोटा सा है, रियांश ने कहा। नहीं गिरेगा, संभाल लीजिए ना, काम्या ने कहा तो रियांश ने इनकार किया। काम्या ने ज़बरदस्ती उसकी गोद में सर रख दिया। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू आ गए अपने बच्चे को उठाकर। काम्या मुस्कुराते हुए बच्चे के सिर पर हाथ फेर कर बोली, आज हमारे इसकी आरजू पूरी कर दी हमारे आयु। आयान सिंह राठौर ने आकर ये नाम सुन रियांश के साथ ही सब मुस्कुरा उठे। आज रियांश का परिवार भी पूरा हुआ। वो काम्या और आयांश दोनों को अपने बाहों में समेट लिया और ऊपर की तरफ देखते हुए बोला, भगवान, आपने मुझसे बहुत कुछ छीना लेकिन अब इतनी खुशियाँ दे दी कि आपसे कोई भी शिकायत नहीं है, और अपनी आंखें बंद कर लिया। आज कहानी का लास्ट पार्ट है। आपको पूरी कहानी कैसी लगी? आज आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कहानी को आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। मिलते हैं किसी और प्यारी सी कहानी के साथ। ऐसी और प्यारी प्यारी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।